हम इस थे कि स्टैक जो है वो ग्रो करता है लोअर मेमोरी एड्रेस पे। एज आई कैन शो कि आर हमारा 24 पे पॉइंट कर रहा है, पर आर हमारा 12 पे है। इसका मतलब क्या है कि इधर पे मेमोरी घट रही है, मेमोरी घट नहीं रही है, मेमोरी के एड्रेसेस घट रहे हैं। ठीक है, इट्स लाइक यू आर वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स। ठीक है, तुम 5th स्टेयर पे हो, यू आर नाउ, तब तुम एक स्टेप नीचे ले दो तो यू आर ऑन 4th स्टेयर, देन यू एक स्टेप और ले तो यू आर ऑन द 3rd स्टेयर, देन यू 2nd, देन 1st, इट्स जस्ट लाइक दैट। एंड नेक्स्ट क्या है, you say RPP -8, RPP -8 मतलब आर इसमें से 8 माइनस कर दो। जैसे तुम इस एड्रेस में से 8 माइनस करोगे तुम यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमने 5 मूव किया है, एंड आफ्टर दैट इट्स RPP -OX10। OX10 इज द हेक्साडेसिमल वैल्यू, OX10 OX10 एंड इट्स इंटीजर वैल्यू है 16। इसका मतलब 8 बाइट्स माइनस करने। एक बार 8 माइनस करोगे तो यू आर इन दिस, एक बार और 8 माइनस करोगे यू आर इन दिस, तो तुमने 6 मूव किया। नाउ व्हाट यू हैव डन इन द 3rd इंस्ट्रक्शन, तुम देखोगे कि यू हैव दिस मूव EX RPP -4। ओके, यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे RPP -8 होना चाहिए था, नेक्स्ट में RPP -X10 होना चाहिए था, बट यू गेट द पॉइंट। व्हाट इट हैज़ डन, इट हैज़ मूव दिस वैल्यू विच इज़ RPP -8। ठीक है, तो स्लाइड में ठीक कर देता हूँ। सो नेक्स्ट में क्या है, वी हैव RPP -8 इंटू EX। वट इज हैज डन कि वट एवर इन दी RPP -8 में क्या है 5, वो EX के अंदर लोड करेगा। इट जस्ट मीन मूव दैट EX के अंदर, एंड आफ्टर दैट मूव EBX के अंदर 6। ठीक है, RPP -16 एंड इट हैज दैट ऐड EBX एंड EX। अब एडिशन किस तरीके से होता है इसके अंदर, इसने लिखा ऐड EBX और EAX, दोनों को ऐड करो, बट जो कंबाइंड रिजल्ट होगा वो जो राइट साइड में जो वो रजिस्टर है उसके अंदर वो रिजल्ट सेव हो जाता है। सो इसका इक्विवेलेंट जो होगा, सो नाउ यू कैन से जस्ट लाइक दैट कि ऐड EAX EBX, इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू EX इक्वल EBX प्लस EAX। एंड उसके बाद एक असेंबली इंस्ट्रक्शन कॉल होगी printf की, वो किस तरीके से दिखेगी अभी हम इतना आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि एक हमारे पास एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल किया है ऐड, एंड आफ्टर दैट मैंने एक फंक्शन कॉल किया है ऐड। जो फंक्शन है मैंने उसको नीचे उसके नीचे उसको डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर इस तरीके से कि वो एक आर्ग्यूमेंट लेगा int a, और आफ्टर दैट उसके अंदर एक वेरिएबल है int b इक्वल c। तो 6 मैंने उसको इनिशियलाइज कर रखा है b को एज अ 6, एंड उसके बाद मैंने c वेरिएबल लिया जिसको मैंने a+b लिया, सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट किया। इधर तुम देख सकते हो कि इसकी असेंबली है, और इधर तुम देख सकते हो कि ये ऐड की असेंबली है और ये मेन की असेंबली है। ठीक है, अभी हम एक एक करके सारी की सारी असेंबली पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, और हम देखेंगे कि एक्चुअली वर्किंग क्या है। तो अगर हम इधर देखें तो दिस इज द स्टैक, दिस इज द असेंबली ऑफ मेन। ठीक है, मेन फंक्शन की असेंबली है। मैंने EBP और ESP को कलर कोड कर रखा है ताकि तुम्हें ढंग से समझ में आ सके कि क्या है। एंड इधर मैंने कुछ वैल्यूज़ पहले से लिख रखी है ताकि आसानी हो। ठीक, सबसे पहले तुम देखो कि ये जो चीज़ है ESP पुश, और ये मूव और ये एंड, इसे प्रोलॉग कहते हैं। प्रोलॉग का मतलब है कि जब भी फंक्शन कॉल होगा ये तुम्हें 3 इंस्ट्रक्शंस हमेशा उसके अंदर दिखेंगी, हमेशा 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 और हमेशा। पुश EBP, मूव EBP into ESP, एंड मूव ESP into EBP, लेफ्ट टू राइट मूव करता है, एंड आफ्टर दैट इट डिड एन ऑपरेशन ऑन ESP। इससे क्या होता है कि इसके हायर बिट्स जो होते हैं वो सारे के सारे FF हो जाते हैं, और लोअर बिट जो होता है वो जो उसका ओरिजिनल है वो वही रहता है। ठीक है, ये बिट ऑपरेशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर हम एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को समझें, लेट से मैं तुम्हें पहले बताता हूँ कि जो मेरा भी तुम कोई EXC प्रोग्राम के फंक्शंस को कॉल करते हो तो एक्चुअली में होता क्या है, जब भी तुम उसको कॉल करते हो तो डायरेक्ट मेन कॉल नहीं होता। मेन कभी डायरेक्ट कॉल नहीं होता। यस, अगर तुम लिनक्स के अंदर काम कर रहे हो तो देर इज़ अ फंक्शन कॉल अंडरस्कोर लिबसी स्टार्ट अंडरस्कोर मेन। ये फंक्शन जो होता है ये कॉल होता है,
और ये फंक्शन इसके सारे के सारे जो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, जितने भी रिक्वायर्ड जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने होते हैं, वो होने के बाद जब पूरा का पूरा हो जाता है, उसके बाद ये फंक्शन तुम्हारा मेन कॉल करता है। ओके, एंड उसके बाद सारे के सारे काम होते हैं। ठीक है, आई होप कि अंडरस्टैंड होगा। तो मतलब जब तो ऐसे तुम exe फाइल रन करते हो तो एक ये प्रोग्राम कॉल, एक उस मेन से पहले ये वाला फंक्शन कॉल होता है लिबसी स्टार्ट मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिबसी स्टार्ट अंडरस्कोर मेन, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये फंक्शन कहाँ होता है? ये लिबसी के अंदर होता है। लिबसी क्या है हमारा, जैसे लिनक्स के अंदर जो लाइब्रेरी होती है सी प्रोग्राम की, जिसको लिंकर जो है, जहाँ से प्रोग्राम्स उठा के जो पहले से डिफाइंड होता है, जैसे प्रिंट एफ, मेम कॉपी, स्टेर कॉपी, स्टेर लेंथ, साइज ऑफ, ये जो तुम प्रोग्राम्स यूज़ करते हो अपने सी प्रोग्राम के अंदर, वो सारे लिबसी के अंदर होते हैं लिनक्स के अंदर। वैसे ही DLLs होते हैं तुम्हारे पास विंडोज़ के अंदर। अब क्या ये एक्सप्लेन होगा। तो मतलब लाइब्रेरी को कहते हैं लिबसी, सी की लाइब्रेरी, जैसे तुम हैशटैग इंक्लूड stdio करते हो, तो ये जो फंक्शन है जितने भी प्रिंट एफ है या फिर स्कैन एफ है, ये सारे तुम्हारे लिबसी के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये एक्सप्लेन होगा। सो लेट्स से कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसको एक स्टैक फ्रेम असाइन होता है, जैसे हमने इस वाले एग्जांपल में देखा था। एक स्टैक फ्रेम असाइन होता है, वैसे ही वैसे ही लिबसी स्टार्ट मेन को एक स्टैक फ्रेम असाइन होगा। ओके, उस केस में उसका EBP कहीं उसके स्टैक फ्रेम के बॉटम में पॉइंट कर रहा होगा और उस स्टैक फ्रेम के टॉप में ESP पॉइंट कर रहा होगा, जस्ट फॉर द रेफरेंस। ओके, एंड आफ्टर दैट आर्ग्यू उस जो फंक्शंस जो लिबसी स्टार्ट मेन है, लिबसी स्टार्ट मेन जो मेन को कॉल करेगा, उससे पहले वो क्या करेगा कि वो जो मेन के आर्ग्यूमेंट्स है उसको स्टैक में पुश करेगा। जैसे तुम इंट जैसे तुम वो फंक्शन जो जब तुम मेन लिखते हो तो तुम मेन में जब आर्ग्यूमेंट्स के लिए लिखते हो तो तुम एक डिफाइन करते हो इंट आर्ग सी और एक कैर स्टार आर्ग वी बफर डिफाइन करते हो। सो दैट थिंग विल बी पुश्ड इनटू द स्टैक। ठीक है, वो चीज़ें पहले स्टैक में पुश होती हैं। किस तरीके से पुश होती है, जब इसका तुम दूसरा पार्ट देखोगे, ऐड वाले फंक्शन की असेंबली देखोगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो कैसे पुश होती है। ठीक है, पुश किस ऑर्डर में होती है? रिवर्स ऑर्डर में पुश होती है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लेट्स से तुमने ऐड के अंदर 3 वेरिएबल पास किए A, B एंड C, तो पहले स्टैक में C पुश होगा, फिर B पुश होगा, फिर A पुश होगा, लेफ्ट टू राइट पुश होती है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखनी होती है जब तुम खुद का एक्सप्लॉइट लिखोगे। जब तुम खुद के एक्सप्लॉइट्स लिखोगे 32 बिट में, तब तुम्हें ये चीज़ें याद रखनी होती हैं, क्योंकि 32 बिट आर्किटेक्चर में आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो स्टैक में पुश किए जाते हैं, जबकि 64 बिट में आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो रजिस्टर में पुश किए जाते हैं। लास्ट स्लाइड में मैंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले तुमने RSP, लेट्स से RSP वाज पॉइंटिंग एट दिस पॉइंट, तो टॉप हमारा ये था। ठीक है, सॉरी, इसके नीचे जस्ट एक ब्लॉक नीचे था, तो टॉप हमारा ये था। जैसे तुम मेन का जो पहला आर्ग्यूमेंट पुश करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो पहला आर्गूमेंट यहाँ पुश होगा, क्योंकि टॉप ये था तो टॉप के ऊपर पुश होता हमेशा। ठीक है, नाउ टॉप विल बी दिस। ठीक है, ESP इधर पॉइंट करेगा। अगेन तुम एक और आर्गूमेंट पुश करते हो जो मेन को ज़रूरत है, तो टॉप, क्योंकि ये वाला टॉप है तो इधर पुश होगा दूसरा आर्गूमेंट। अब RSP इधर आ गया। नाउ व्हाट इज दिस रिटर्न एड्रेस ऑफ मेन? क्योंकि लिबसी स्टार्ट मेन ने मेन को कॉल किया है, तो आफ्टर जब मेन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो कंट्रोल फ्लो कहाँ आएगा? लिबसी स्टार्ट मेन में आना चाहिए। तो जिस एड्रेस पर उसको आना है वो एड्रेस पुश होता है। यहाँ तुम देखोगे इस वाले में, ये देखो ये एड्रेसेस हैं जिस पर ये कोड सेगमेंट है, तो इस तरीके से एड्रेस होता है। ये एड्रेस जो है वो पुश हो जाएगा इधर पे। ठीक है, अब टॉप हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ टॉप विल बी दिस। आफ्टर दैट व्हाट इज दिस? नाउ व्हाट इज दिस? अब तुम, क्योंकि तुमने रिटर्न मेन का एड्रेस कॉल कर दिया, इसके बाद मेन कॉल होगा। जैसे ही मेन कॉल होगा अब तुम इस कोड के अंदर आ गए। इसने क्या लिखा है? पहला कोड है पुश EBP। तो EBP हमारा 1000 पे पॉइंट कर रहा था, तो ये 1000 इधर आ गया अकॉर्डिंग टू द असेंबली कोड। आफ्टर दैट क्या हुआ है कि मूव क्या हुआ है? आफ्टर दैट मूव हुआ है ESP इंटू EBP। इसका मतलब ESP के अंदर जो भी एड्रेस था
उसको ईबीपी में पॉइंट कर दो। अब ईएसपी हमारा इधर पॉइंट कर रहा था, मतलब इस ब्लॉक का जो भी एड्रेस होगा वो हमारा ईबीपी के अंदर आ जाएगा। तो बट विल हैपन, अगर ईबीपी के अंदर फिलहाल 1000 है, अगर ईबीपी के अंदर इसका एड्रेस आ जाएगा तो ईबीपी विल नो लॉन्गर पॉइंट हियर, इट विल मूव टू हियर। ओके, नाउ ईबीपी और ईएसपी दोनों सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं। इसके बाद ये बिट ऑपरेशन है, इससे क्या होता है कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद इसने बोला सब्ट्रैक्ट 16 बाइट इनटू ईएसपी। अब क्योंकि स्टैक हमारा इधर ग्रो कर रहा है तो जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऊपर जाएगा ईएसपी। तो 16 बाइट जब तुम इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -8 बाइट सब्ट्रैक्ट हुए और ये -16 बाइट हुआ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट इट हैज डू व्हाट, इट हैज़ कॉल दिस अंडरस्कोर मेन। ये जानने की ज़रूरत नहीं अंडरस्कोर मेन क्या होता है, ये डेवलपर का होता है, मतलब ये कंपाइलर के लिए होता है। कंपाइलर जो है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए या फिर जो नीटी ग्रीटी स्टफ है बिहाइंड द बैक उसको करने के लिए इसका काम आता है अंडरस्कोर मेन का। ओके, आफ्टर दैट ईबीपी विल बी पॉइंट हियर, ईएसपी विल बी पॉइंट हियर। उसके बाद इट हैज़ डन व्हाट, इट हैज़ डू व्हाट, it has push 5 into this, I don't know, it has pushed 5 into this, move 5. Okay, what has done, it has moved d word pointer esp। and what is d word pointer, d word एक वर्ड जो होता है सिंगल वर्ड जो wrd है, बाइनरी के अंदर या असेंबली के अंदर एक वर्ड जो होता है 2 बाइट का होता है, याद रखना। डी वर्ड का मतलब होगा डबल वर्ड, डबल वर्ड का मतलब 2 इंटू वर्ड, 2 इंटू वर्ड, वर्ड 2 तो 4 हो गए। तो 4 बाइट का एक पॉइंटर है, 4 बाइट्स का पॉइंटर। और 4 बाइट्स का पॉइंटर हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें एक इंटीजर वैल्यू सेव करनी थी, इसलिए हमने 4 बाइट का पॉइंटर इस्तेमाल किया। अब ईएसपी में, अब ईएसपी की जगह पर, मतलब ईएसपी जिस जगह को पॉइंट कर रहा होगा, अब ये जो ब्रैकेट्स है इसका मतलब होता है कि एक्सेस दैट मेमोरी, ठीक है। तो ये मेमोरी वो एक्सेस होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, सॉरी मैंने यहाँ लिख रखा है 5, ठीक है। टॉप विल भी है, ठीक है। आफ्टर दैट इट हैज कॉल्ड ऐड। अब ऐड कॉल हुआ है, जो ऐड फंक्शन था हमारा ये वाला, ये कॉल हुआ है, एज यू कैन सी ऐड कॉल हुआ। नाउ व्हाट विल हैपन, जब ये ऐड एग्जीक्यूट कम्प्लीटली हो जाएगा तब फंक्शन को कहाँ रिटर्न करना चाहिए, सीपीयू को कहाँ रिटर्न करना चाहिए, ऐड के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कॉल होना चाहिए मूव वाला। तो क्या होगा कि ये जो कोड है हमारा, ये वाला, ये जो एड्रेस है इसका, ये जो है पहले स्टैक पे पुश होगा, ठीक है। ये जो होगा स्टैक पे पुश होगा, मैंने यहाँ लिख रखा है गलती से इसको, ठीक है। ये यहाँ पे पुश हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है इसने, कॉल से पहले ये जो कॉल फंक्शन है इसको अगर तुम ढंग से देखोगे तो पहले क्या होता है कॉल का कि वो जो है वो रिटर्न एड्रेस को पुश करता है स्टैक पर, एंड उसके बाद जब पुश कर दिया तो हमारा वो ईएसपी या आरएसपी जो टॉप पॉइंटर होता है स्टैक पॉइंटर वो इधर पॉइंट करेगा एंड उसके बाद इट विल कॉल इट, ठीक है। ये इस तरीके से रिटर्न एड्रेस सेव होता है। अब तुम्हें समझ में आओ कि ये रिटर्न एड्रेस यहाँ पे कुछ क्यों पुश हुआ था। अब ये वाला जो पार्ट है ये वाला तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा मेन का स्टैक फ्रेम है, ठीक है, 1005 और ये रिटर्न एड्रेस, दिस इज द स्टैक फ्रेम ऑफ मेन। अब जब तुम ऐड के अंदर हो तो अब हम ऐड के अंदर आता है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हो कि हमारा जो स्टैक पॉइंटर है वॉज पॉइंटिंग एट दिस, ठीक है, वॉज पॉइंटिंग एट दिस थिंग, ठीक है। मैंने भी यहाँ पर स्टैक पॉइंटर को इधर ही पॉइंट किया है, ठीक है। उसके नीचे 5 है। अगर तुम स्टैक को देखो तो वापस से तुम देखोगे कि यहाँ पे प्रोलॉग फिर से स्टार्ट हुआ। मैंने बताया था प्रोलॉग हमेशा सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पुश ईबीपी को पुश किया है। अब नाउ मैंने यहाँ पे एड्रेस कैलकुलेट करे हैं, ठीक है। ये मैंने एड्रेस कैलकुलेट किया है कि आरबीपी जो होगा फाइनली, आरबीपी जब इधर आ जाएगा तो ये जो एड्रेस होगा वो 782 होगा। तुम सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, 88 बाइट माइनस करना समझ में आ जाएगा, ठीक है। 788, सॉरी करेक्शन कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, 788 होगा। अगर 88 बाइट माइनस करोगे तो यहाँ पर पहुँच जाओगे तुम। एंड आफ्टर दैट क्या है,
पुश ईबीपी। तो ये ईबीपी फिलहाल हमारा ईबीपी कहाँ पॉइंट कर रहा था, मेन के स्टैक फ्रेम के बेस में, दैट वाज दिस, मेन के स्टैक फ्रेम के बेस में। ओके, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो सॉरी, ठीक है। मेन हम देखते हैं कि स्टैक का बिहेवियर क्या है। नाउ इतना तो हमने समझ लिया, ठीक है। आफ्टर क्या है, ई एस पी इंटू ई बी पी, समझ गए। अब क्या होगा कि वापस से ई एस पी, अब तुम ई बी पी की वैल्यू को ई एस पी में मूव करोगे तो ई एस पी भी फिर इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ई बी पी ई एस पी बोथ पॉइंट्स टू सेम मेमोरी लोकेशन, दैट इज रिटर्न फ्रॉम ऐड, दैट इज दिस एड्रेस, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम ऐड टू मेन। ओके, आफ्टर दैट इट हैज सब्ट्रैक्ट हेक्स 28 बाइट्स फ्रॉम द ESP। 28 बाइट्स का मतलब है दिस इज 8 बाइट्स। ओके ओके सॉरी, ये वाला होगा। जब EBP पुश हो जाएगा, जब EBP पुश होगा, पहला इंस्ट्रक्शन जो कॉल होगा, तो हमारा टॉप ये हो जाएगा। तो EBP ESP दोनों इधर ही पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज 8 बाइट्स, दिस इज अनदर 8 बाइट्स, दिस इज हेक्स 10, दिस इज हेक्स 18, दिस इज हेक्स 20 एंड दिस इज हेक्स 28, ठीक है। ओके, तो हमारा RSP विल बी पॉइंटिंग एट हियर। नाउ अब क्या होगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज डूइंग व्हाट, इट इज मूविंग 6 इंटू EBP माइनस OXC। OXC का मतलब होता है, अगर तुम हेक्साडेसिमल में OXC होता है और इंटीजर में 12 होता है, ठीक है। ये 4 बाइट, ये 32 बिट इंस्ट्रक्शन के लिए बस सारी चीज़ें सेम होंगी। जो 8 बाइट्स होता है उसका अगर तुम हाफ करोगे तो 4 बाइट्स आता है। तुम एक सिंगल 8 बाइट्स को तुम मल्टीपल तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन दी पॉइंटर। अगर डीवर्ड पॉइंटर होगा तो तुम अगर हेक्स 12 लिखोगे डीवर्ड पॉइंटर में तो 12 से 4 बाइट एक्सेस करेगा। क्यूवर्ड लिखोगे, क्यूवर्ड का होता है क्वाड वर्ड का मतलब होता है 4 टाइम्स द वर्ड, 4 टाइम्स द वर्ड तुम्हारा क्या होगा 8। और अगर वर्ड लिखोगे तो वो सिर्फ 2 बाइट की मेमोरी एक्सेस करेगा, ठीक है। और अगर बाइट लिखोगे तो वो सिर्फ 1 बाइट की मेमोरी एक्सेस करेगा। इस तरीके से तुम्हारी असेंबली की वैल्यू कॉल करी जाती है, ठीक है। बट इट इज डूइंग, इट इज मूविंग 6 into EBP minus 12, EBP minus 12, this is your EBP, EBP minus 8, EBP minus this is EBP minus 16। मतलब ये पूरी की पूरी 16 को डिनोट करेगी या दिस इज पूरी की पूरी 12 को डिनोट करेगी, ठीक है। तो इसको वापस हम रिस्टोर करते हैं। 6 विल बी एट हियर समवेयर, ओके, हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट करने के लिए एक यहाँ पर ये लगा देते हैं, ठीक है। दिस हाफ डिनोट्स 4 बाइट्स, दिस अपर हाफ डिनोट्स 4 बाइट्स, और पूरा का पूरा है 8 बाइट्स का है। आफ्टर दैट इट व्हाट इट हैज डन, इट हैज मूव दैट इट मूव वट एवर इन दैट EBP प्लस 8। अब EBP प्लस 8 क्या होता है भाई, इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, बेटर विजुअलाइजेशन के लिए, और इसको भी ताकि समझ में आए क्या है। ओके, EBP प्लस हेक्स 8, हेक्स 8 का मतलब 8 बाइट्स ऐड करने, ना कि माइनस करने। अगर माइनस करते हम ऊपर मूव करते, अगर ऐड करते तो हम नीचे मूव करते। EBP प्लस 8, ओके। यहाँ पे एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन थोड़ा ओके। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा क्या होता है, EBP प्लस हेक्स 8। व्हाट इज डन हियर इज दैट कि अगर तुम इसको देखोगे ये वाला इंस्ट्रक्शन को, दिस सिंगल पीस 7A इज 1 बाइट लॉन्ग एंड दिस इज 1 बाइट लॉन्ग एंड दिस इज 1 बाइट एंड दिस इज 1 बाइट। तो टोटल
ये जो एड्रेस है ये 4 बाइट की मेमोरी कैरी कर रहा है, ठीक है, 4 बाइट की मेमोरी कैरी कर रहा है। एंड यहाँ पर होगा क्या कि और ये खुद एक 4 बाइट की मेमोरी कैरी कर रहा होगा, 5 को हम 4 बाइट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक सेम मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। सो होगा क्या कि ये वाला इसको अगर मैं कट करें, ये इधर होगा इस तरीके से। तो ये EBP-4 will be pointing to this memory address and EBP-8 will be pointing to this memory address and it will access this file, ठीक है, and it will access this file and it will move it to EDX move करेगा। आफ्टर दैट क्या होगा कि वट एवर इन द EBP-6, EBP-6 में क्या है, ये 6, ठीक है, उसको कहाँ मूव करेगा, EAX में। एंड आफ्टर दैट इट विल परफॉर्म एन ऐड इंस्ट्रक्शन ऑन EAX EDX, तो 6 + 5 होगा एंड वट एवर दैट वैल्यू विल बी इट विल मूव टू EBP-16 एंड EBP-16 क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके अपर हाफ में, और यहाँ पर वो पुश कर देगा, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ से हटा देते हैं, इस वैल्यू को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा RSP है। आफ्टर इट क्या होगा कि अगेन इट विल एक्सेस दैट EBP-16, EBP-16 विल बी दिस 11, ठीक है, EBP-16 विल बी दिस 11 वैल्यू एंड इस 11 से क्या होगा, अगेन ये EAX के अंदर लोड होगा, तो EAX के अंदर 11 लोड हो जाएगा एंड आफ्टर दैट उस EAX की वैल्यू को हम ESP+4 में करेंगे। ESP+4 क्या होगा, ESP में अगर कुछ माइनस करोगे तो वो ऊपर मूव करेगा, ऐड करोगे तो नीचे मूव करेगा, तो ये 11 यहाँ मूव हो जाएगा, ठीक है। मैंने बस रेफरेंस के लिए ले रखा है यहाँ पर, ये रियल नहीं दिखा रहा है। एंड आफ्टर दैट EAX हमने यहाँ पर मूव कर दिया है, उसके बाद हमने इस वैल्यू को ESP में मूव किया है, ये वैल्यू है ये। अब ये वैल्यू क्यों मैंने मूव करी है यहाँ पर, अब हम कोड देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट हमने क्या कॉल किया है, आफ्टर दैट हमने कॉल किया printf कॉल किया है। अब printf फंक्शन जो है हमने क्यों कॉल किया है, अगर तुम यहाँ पे कोड देखोगे तो जैसे ही हमारा सम मिल जाता है 11, उसके बाद हमने प्रिंट कॉल किया है। अब 32 बिट आर्किटेक्चर में क्या होता है कि प्रिंटफ खुद 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, एक मॉडुलस D और C, ठीक है। तो प्रिंटफ फंक्शन कॉल करने से पहले हमें इसके आर्ग्यूमेंट्स को स्टैक पे पुश करना पड़ेगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। स्टैक पे पहले हमने C वैल्यू को पुश किया, दैट इज C11 एंड आफ्टर दैट जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है मॉडुलस D, वो खुद एक कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर सेव होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है मॉडुलस D, तो ये .r डेटा वगैरह .read ओनली डेटा के अंदर ये होगी। देखो मैंने नीचे लगा भी रखा है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट जो ये विंडोज़ के अंदर से निकाला है मैंने, तो ये अंडरस्कोर रजिस्टर फ्रेम इन्फो से है, पर अगर तुम इसको लिनक्स में देखोगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो मॉडुलस D की वो .r डेटा के अंदर लाई करेगी, .r डेटा जो रीड ओनली डेटा होता है, ठीक है। तो अब देखोगे तुमने कि पहले हमने 11 पुश किया, उसके बाद हमने ये पुश किया था, मतलब पहले हमने 11 पुश किया, उसके बाद ये पुश किया। तो मैंने जो बोला था कि जो आर्ग्यूमेंट्स पुश होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट पुश होते हैं, वो इस तरीके से पुश होते हैं कि पहले C पुश होगा, ठीक है, हमारा C पुश हुआ, ठीक है, मूव हुआ है, पुश हुआ, बात बराबर होती है। एंड उसके बाद हमारा ये मॉडुलस D पुश हुआ। अब मॉडुलस D क्या होता है हमारा, मॉडुलस D जैसे ही प्रिंटफ के अंदर एनकाउंटर होगा तो वो प्रिंटफ को बोलेगा कि मेरे नीचे जो भी वैल्यू उसको प्रिंट कर दो, ये बस मॉडुलस D का काम होता है, ठीक है। अब यहीं से तुम्हारा एक और एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक बन जाती है, जिसे कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग एक्सप्लॉयटेशन। फॉर्मेट स्ट्रिंग, लेट्स से कि तुमने यहाँ पे 11 नहीं पास किया होता, ठीक है, 11 पास नहीं किया होता, लेट्स से तुमने सिर्फ मॉडुलस D प्रिंट करा होता, तो क्या होता कि जो भी इसके अंदर रैंडम वैल्यू होता वो प्रिंट हो जाता। अब रैंडम वैल्यू प्रिंट का मतलब होता है कि तुमने स्टैक को लीक करा है, ठीक है, स्टैक को मतलब स्टैक की में जो भी वैल्यू होती है उसको तुमने लीक कर दिया, तो ये स्टैक लीक होता है। तो रैंडम वैल्यूज जो तुमने करी है इसे ही फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटी कहते हैं।
तुम ऐसे करके तो पूरा पूरा स्टैक लिख कर सकते हो, बहुत सारा मॉडुलस डी पास करोगे तो सारे के सारे इंटीजर प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे फर्दर वीडियोस में कि फॉर्मेट स्ट्रिंग कैसे काम करते हैं, पर यही बेसिक होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग का। हम फॉर्मेट स्पेसिफायर तो पास करते हैं, पर उसके नीचे का जो वैल्यू प्रिंट करनी होती है वो पास नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके नीचे जो स्टैक की वैल्यूज होती है वो प्रिंट हो जाती हैं। अभी हमने बस यही देखा है कि किस तरीके से स्टैक काम करता है, तो यही इस तरीके से हमारा स्टैक काम करता है, ठीक है। और उसके बाद प्रिंटएफ कॉल हो जाएगा। प्रिंटएफ कैसी, जैसे ही मॉडुलस डी पर एनकाउंटर करेगा वो उसके नीचे का वैल्यू प्रिंट करेगा। एंड आफ्टर दैट मैंने बताया कि प्रिंटएफ एक खुद एक फंक्शन है। तो जैसे ही प्रिंटएफ कॉल होगा तो प्रिंटएफ कॉल होने के बाद क्या, प्रिंटएफ कॉलन से पहले क्या होगा, रिटर्न एड्रेस। अब प्रिंटएफ कॉल होने का उसे कहाँ रिटर्न करना है, उसे ये मूव एड्रेस पर रिटर्न करना है। तो इसका जो भी वैल्यू होगा, जो भी एड्रेस होगा इस मूव का, यहाँ पर इसे 4013 AC है, 4014 AC, यहाँ पर एड्रेस चला जाएगा OX4014 AC। यस, तो RSP एक्चुअली में इधर पॉइंट कर रहा होगा हमारा, क्योंकि ये टॉप है। और जैसे ही हम प्रिंटएफ कॉल करेंगे तो हम RSP के, फिर प्रिंटएफ के अंदर भी RBP प्रोलॉग कॉल होता है, फिर एपीलॉग कॉल होता है। उसके हिसाब से लेट्स से कि हमने प्रिंटएफ कॉल कर दिया है ना, लेट्स से हमने प्रिंटएफ कॉल कर दिया। प्रिंटएफ के बाद हम यहाँ पर वापस आ गए। व्हाट इट विल डू, इट विल कॉल लीव, दिस लीव इंस्ट्रक्शन, ये ऐड के अंदर है लीव। अब लीव क्या करता है हमारा, लीव जो है वो दो इंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले इट विल डू व्हाट, जैसे तुमने यहाँ पे मूव किया था ESP में EBP को, अब उसका रिवर्स होगा, हम EBP को ESP मूव करेंगे। जैसे ही हम EBP को ESP मूव करेंगे तो हमारा RSP उस उठ के इधर आ जाएगा। एंड उसके बाद वी विल डू अ पॉप इंस्ट्रक्शन। पॉप का मतलब होता है कि जो भी टॉप में है, अब टॉप हमारा ये बन जाएगा 788। तो हमारा RS जो हमारा पॉप करना है EBP में, तो जो भी टॉप वैल्यू होगी जो RSP पॉइंट कर रहा होगा वो वाली वैल्यू RBP के अंदर आ जाएगी। अब 788 RBP के अंदर जैसी आएगी, 7 RBP विल नो लॉन्गर पॉइंट टू दिस, जो बेस पॉइंटर है हमारा वो इधर ना पॉइंट करके वो नीचे आ जाएगा, कहाँ पर, मेन के स्टैक फ्रेम के बेस पे। एंड आफ्टर दैट क्योंकि टॉप से पॉप हो चुका है तो ये टॉप नहीं रहा, टॉप आ गया हमारा ये। एंड आफ्टर दैट रिटर्न क्या करेगा कि ये जो RSP है इट विल पॉइंट टू दिस मेन एड्रेस, ये वाला एड्रेस, जो ये एड्रेस है इट विल पॉइंट टू दिस, ठीक है, क्योंकि ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है। जब तुम इसको GDB में देखोगे तो समझ में आ रहा होगी कि वाइट इज पॉइंटिंग टू दिस एड्रेस, ठीक है, इट इज़ पॉइंटिंग टू दिस। और उसके रिटर्न कॉल होगा। रिटर्न का मतलब क्या होता है कि पॉप RIP, तो RIP कहते हैं, तो जो भी टॉप वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू RIP के अंदर चली जाएगी। RIP मैंने बताया था नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी कॉल्ड है। तो जैसे ये वाली वैल्यू RIP के अंदर कॉल आएगी, हमारा जो वर्क फ्लो होगा मतलब जो कोड का जो फ्लो होगा वो वापस से मेन के अंदर आ जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि RIP के अंदर ये वाली एड्रेस है, यहाँ पे आ जाएंगे, वापस से मेन के अंदर आ जाएंगे। और जैसे ही वापस से मेन के अंदर आएंगे, वापस से इट हैज़ कॉल दिस मूव EAX इंटू 0, हमने EAX के अंदर 0 मूव किया। नाटक फिर से हमने मेन लीव कॉल किया, लीव विल डू व्हाट, इट विल मूव ESP इंटू EBP, ESP EBP सेम पॉइंट को, सॉरी सेम जगह को पॉइंट करेंगे। इट इज़ नॉट पॉइंटिंग टू दिस एड्रेस, इट इज़ पॉइंटिंग टू दिस एड्रेस एक्चुअली। एंड आफ्टर दैट पॉप कॉल होगा, RBP हमारा वापस से फिर इधर कहीं पर आ जाएगा जो पहले से था। एंड ये हमारा टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद रिटर्न कॉल होगा, रिटर्न जैसे ही कॉल होगा हमारा RIP विल बी मूव टू देयर। एंड इस तरीके से इसको एपीलॉग कहते हैं और इसको प्रोलॉग कहते हैं। प्रोलॉग का मतलब होता है फंक्शन का स्टार्ट और एपीलॉग का मतलब होता है फंक्शन का एंड, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने असेंबली के साथ फंक्शन की वर्किंग को देखा कि किस तरीके से फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स पुश होते हैं स्टैक में, क्या बिहेवियर होता है हमारा स्टैक पॉइंटर का, बेस पॉइंटर का, क्योंकि ये जो बिहेवियर है ये हमें ज़रूरत होगी जब हम कोई भी एक्सप्लॉइट को एक्चुअली में लिखेंगे तो, ठीक है। तो दिस इज एक्सप्लॉइट कोड, दिस चैनल है एक्सप्लॉइट कोड एंड विल डीप डाइव इनटू दी वर्किंग्स ऑफ द रजिस्टर्स, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आता है तो दो चार बार और देखो। अगर मेरी ये चीज़ समझ नहीं आती स्पेसिफिक चीज़ें, तो बतेरे वीडियोस पढ़े हैं इंटरनेट पे जो तुम्हें स्टैक के बिहेवियर को सिखा देंगे। एक लाइव ओवरफ्लो है, वो भी बंदा बहुत तगड़ा है, उसकी तुम वीडियो चेक कर सकते हो। मैं उसकी वीडियोस को नीचे टैग कर दूँगा, ओके।
नेक्स्ट जो लास्ट स्लाइड है हमारी, दैट इज़ कि कॉलिंग कन्वेंशन फंक्शन की क्या होती है। जब भी फंक्शन कॉल होता है तो हमने पढ़ा था कि उसके जो भी उसके आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो पुश होते हैं लेफ़्ट से राइट, वो लेफ़्ट से राइट में, मतलब पहले सबसे लेफ़्ट मोस्ट आर्ग्यूमेंट पुश होगा, फिर राइट मोस्ट, फिर उसके राइट मोस्ट वाला, उसके राइट मोस्ट वाला, फिर एकदम राइट मोस्ट आर्ग्यूमेंट पुश होगा, मतलब लेफ़्ट टू राइट पुश होगा। तो कुछ कॉलिंग कन्वेंशन है फंक्शन की जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो जिसको फॉलो करना पड़ता है, या जिसको जब तुम रिवर्स करोगे किसी बाइनरी को तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, वरना तुम उस बाइनरी को नहीं समझ पाओगे। तो एक है x32 बाइट में, x32 आर्किटेक्चर में, ना कि बाइट में। अगर आर्किटेक्चर का CPU है तो अगर कोई फंक्शन अगर अंडरस्कोर सी डेल या सी डिक्लेयर के से कंपाइल्ड हुआ है, ठीक है, जब भी तुम फंक्शन को लिखते हो तो इंट मेन लिखते हो, तो इंट के बाद अगर तुम ये अंडरस्कोर सी डेल उसके बाद मेन लिखते हो तो इसका मतलब कि वो फंक्शन जो है कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर करेगा। तो रिटर्न एड्रेस, जो ये रिटर्न एड्रेस होगा, ये जो रिटर्न एड्रेसेस हैं ये मूव होंगे EAX के अंदर, और जितने भी पैरामीटर्स जो होंगे वो स्टैक पे पुश हो जाएंगे। वैसे अभी तक हमने देखा जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो स्टैक पे पुश होते हैं, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड कॉल है तो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो स्टैक पे पुश होते हैं, या पैरामीटर स्टैक पे पुश होंगे, पर रिटर्न एड्रेस EAX में नहीं पुश होगा। दिस अंडरस्कोर कॉल जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेवलपर का, ये डेवलपर स्पेसिफिक होता है, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ, अंडरस्कोर फास्ट कॉल अगर डिक्लेयर है उस फंक्शन के साथ तो क्या होगा कि दैट आर्ग्यूमेंट 1 जो होगा, वो पहला जो आर्ग्यूमेंट जो तुम पास करोगे, जैसे प्रिंटफ फंक्शन तुमने कॉल किया था तो मॉडुलस डी जो होगा वो तुम्हारा ECX के अंदर पुश हो जाएगा, और जो सेकंड वेरिएबल जो तुमने सी पास किया था प्रिंटफ के अंदर सेकंड आर्ग्यूमेंट, वो तुम्हारा EDX के अंदर प्रूफ हो जाएगा, मूव हो जाएगा। इसे फास्ट कॉल कहते हैं। फास्ट क्यों है? क्योंकि जो पहले के दो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो तुम्हारे रजिस्टर के अंदर पहले से लोड होंगे। जब वो पहले से लोड होंगे तो तुम डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकते हो। तो जहाँ पे कुछ ऑपरेशन जैसे कि मूव वाले जो ऑपरेशन हैं यहाँ पर डी के अंदर, ये जो मूव वाले ऑपरेशन है कि तुम बच गए, ये सारे ऑपरेशन बच गए क्योंकि वो पहले से रजिस्टर्स के अंदर लोड है। तो पहले से रजिस्टर्स के अंदर लोड है तो तुम उसमें पहले से ही ऑपरेशन कर सकते हो। ये होता है x32 के अंदर। अब x64 के अंदर क्या होता है, ये 2-4 सिंपल विंडोज़ कैसे फॉलो करता है। ये एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ठीक है। तो पहले के 4 आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो इस ऑर्डर में पुश होते हैं कि जो पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा, ठीक है, वो RCX के अंदर जाएगा, फिर दूसरा RDX के अंदर, R8 और R9 के अंदर। ये विंडोज़ के अंदर फॉलो होता है। अब बाकी जो रेस्ट जो मूव होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट मूव होते हैं स्टैक के अंदर। बाकी जो है स्टैक के अंदर मूव हो जाएंगे लेफ़्ट टू राइट। विंडोज़ या मैकओएस के अंदर किस तरीके से होता है, पहले के जो 6 आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो RDI, RSI, RDX, RX, RCX, R8 एंड R9 के अंदर मूव होते हैं। अब बाकी के जितने भी आर्ग्यूमेंट होंगे वो लेफ़्ट टू राइट पुश हो जाएंगे स्टैक पे। तो ये वर्किंग होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम अपना पहला बफर ओवरफ्लो चेक करेंगे कि किस तरीके से वो होगा और किस तरीके से वो उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं, बफर ओवरफ्लोस कैसे हम चेक करते हैं, ठीक है, और कैसे चेक करना चाहिए। हम GDB को पहली बार देखेंगे कि GDB क्या होता है, GDB की कुछ इंस्ट्रक्शंस को चेक करेंगे। विद दैट सेड, हमने रैम चेक किया, हमने रैम की मेमोरी वर्चुअलाइजेशन को देखा, ठीक है, पेज टेबल को देखा, फिर उसके बाद हमने एक थोड़ा सा मेन फंक्शन देखा, उसकी स्टैक वर्किंग देखी, फिर एक असेंबली के साथ उसकी फंक्शनिंग देखी, फिर हमने एक एग्जांपल लिया इंट और ऐड का जिसमें हमने पूरी की पूरी कंप्लीट वर्किंग देखी। फिर उसके बाद हमने आखिरी में यहाँ पे कॉलिंग कन्वेंशन देखी जो फॉलो करते हैं x64 में और x86 या फिर 32 बिट आर्किटेक्चर में। ओके।